आज TV9 भारतवर्ष पर हम चीन की वायरस फैक्ट्री का पर्दाफाश करेंगे। वो फैक्ट्री जिसमें मौत का सामान तैयार होता है, शी जिनपिंग के इशारे पर वायरस बनाया जाता है। ऐसा वायरस जो बाद में पूरी दुनिया में तबाही मचाता है और चीन चुपचाप तमाशा देखता है। ये पर्दाफाश इसलिए जरूरी है क्योंकि कोरोना के बाद चीन ने फिर से एक नया तूफान पैदा कर दिया है और इस तूफान का नाम है HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। इस वायरस का पैटर्न ठीक वैसा ही है जैसे कोरोना का था और कोरोना की तरह ही ये चीन पर कहर बनकर टूट रहा है। वायरस नया है मगर इसने चीन के लोगों को कोरोना वाली पुरानी और डरावनी यादों को ताजा कर दिया है। अब हमारी इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिए, ये पूरी दुनिया को सावधान करने वाली खबर है। इस तरह की तस्वीरें चीन के अलग अलग शहरों से सामने आ रही हैं। लोग अस्पतालों में बदहवास होकर भाग रहे हैं। किसी को इलाज नहीं मिल रहा तो किसी को अस्पताल में घुसने नहीं दिया जा रहा। खबर है कि चीन के ज्यादातर अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं, इसलिए मजबूरन कई लोगों को अस्पताल के बाहर ही रात गुजारनी पड़ रही है। चीन में इन हालात की वजह है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जिसने चीन के लिए इस साल की ऐसी शुरुआत की जैसी उसने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। सबसे पहले आपको इस वायरस के बारे में बता देते हैं। इस नए वायरस का नाम HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, जो लोगों के फेफड़ों पर अटैक कर रहा है। किसी भी मरीज में 4 से 5 दिनों के बाद इस वायरस के लक्षण दिख रहे हैं और तब तक ये वायरस तेजी से फैल चुका होता है, यानी फैलने का पैटर्न वही है जो कोरोना का था। ये वायरस खांसने और छींकने से दूसरे लोगों में फैल रहा है, मतलब हवा के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि चीन में अब खुली हवा में सांस लेना अपनी जान को जोखिम में डालने के बराबर है। अब तक ये नया वायरस वहां हजारों लोगों को संक्रमित कर चुका है और सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस वक्त चीन से जो संकेत मिल रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। मगर चीन की सरकार पिछली बार की तरह इस बार भी सच्चाई को स्वीकारने के मूड में नहीं दिख रही। वो इसे मामूली निमोनिया बताकर बात टालने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वहां की मीडिया इस मुद्दे पर खुलकर बात कर रही है। ग्लोबल टाइम्स, सीना फाइनेंस और ज़ीमो न्यूज समेत तमाम सरकारी अखबार और न्यूज पोर्टल इस नए वायरस के आतंक की कहानियों को प्रमुखता से छाप रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2025 यानी इस साल की शुरुआत से ही सांस के रोगियों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। लोग बहुत जल्दी संक्रमित हो रहे हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती करने की नौबत आ रही है। ये सब HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की वजह से हो रहा है। चीन में हालात बिल्कुल वैसे ही बन चुके हैं जैसे 2020 और 2021 में कोरोना के दौरान नजर आए थे। चीनी मीडिया बीजिंग बिजनेस डेली की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां पिछले महीने कुछ खास दवाओं की बिक्री में बहुत तेजी आई है। खबर है कि 2024 के आखिरी महीने में वहां एंटी इन्फ्लुएंजा दवाओं की बिक्री में 164% तक की बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि बुखार की दवाओं की बिक्री पहले के मुकाबले 182% तक बढ़ गई है। इसके अलावा सलाइन सॉल्यूशन और नेजल स्प्रे जैसे उत्पादों की मांग भी पूरे चीन के अंदर पिछले 1 महीने में तेजी से बढ़ी है, जिसका सीधा मतलब है ये नया वायरस बहुत तेजी से लोगों में फैल रहा है और डर के मारे लोग भारी मात्रा में दवाइयां खरीद रहे हैं। इस बार चीन के लोग अपने बच्चों के लिए ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि इस वायरस की वजह से छोटे बच्चे बहुत जल्द संक्रमित हो रहे हैं। चीनी अखबार सीना फाइनेंस के मुताबिक अगर इस वायरस से निपटने का उपाय जल्द नहीं खोजा गया तो ये बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है। यहां तक कि बच्चों और बुजुर्गों में इस वायरस की वजह से मृत्यु दर 43% तक हो सकती है। इस पूरे मामले ने
चीन में एक नई बहस को भी जन्म दे दिया है। कुछ साल पहले चीन की पूरी जनता को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई और वहां की सरकार ने दावा तो यह किया कि अब चीन के नागरिक पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। लेकिन अब वही लोग शी जिनपिंग से पूछ रहे हैं कि जब हमें वैक्सीन लगा दी गई थी तो फिर हम बीमार क्यों हो रहे हैं? इन सवालों के जवाब ना तो चीन की सरकार के पास हैं और ना ही वहां की मीडिया के पास। मगर भारत इस तरह के किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत सरकार लगातार चीन के हालात पर नजर बनाए हुए है। भारत सरकार ने चीन में सांस के रोगियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बैठक बुलाई, जिसमें बताया गया भारत इस तरह की बीमारियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार अपने सभी उपलब्ध माध्यमों के जरिए चीन की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और WHO से कहा गया है कि वो इस विषय पर टाइम टू टाइम अपडेट करता रहे। इस बैठक में ICMR ने भी हिस्सा लिया और बताया कि एहतियात के तौर पर भारत में HMPV का टेस्ट करने वाली लैब्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। मौजूदा वक्त में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली और निगरानी नेटवर्क पूरी तरह सतर्क है, इसलिए लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर चीन की चिंता कांड फिलहाल होता नहीं दिख रहा। लोग इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। वहां के शमशान और कब्रिस्तान में शवों के अंतिम संस्कार के लिए भीड़ लगी है। हालात कोरोना जैसे ही हैं। अगर चीन की सरकार ने वक्त रहते एहतियाती कदम नहीं उठाए तो वहां की जनता को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चीन के हालात आपने देख लिए, वहां की मीडिया का कबूलनामा भी सुन लिया। जनता बीमार हो रही है, चीनी मीडिया डरा हुआ है। सबको डर है कि कहीं कोरोना जैसी महामारी ना फैल जाए। डर इसलिए भी है क्योंकि पिछले कुछ साल में चीन वायरस की फैक्ट्री बनकर रह गया है। वहां कोई भी वायरस आसानी से जन्म ले लेता है। पर सवाल तो यही है कि ऐसा होता क्यों है? आपको बता दें, इसका सबसे बड़ा कारण है वहां यानी वो बाजार जहां पालतू और जंगली जानवरों को बेचा जाता है। चीन के ये बाजार किसी भी वायरस के संक्रमण का बहुत बड़ा जरिया है। अब इस खास रिपोर्ट में हम आपको चीन के अलग अलग शहरों के इसी तरह के बाजार में लेकर चलेंगे। अब जरा गौर से देखिए और समझिए कि चीन कैसे अपनी जनता के साथ पूरी दुनिया के लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। चीन में जानवरों का बाजार, जानलेवा वायरस का कारोबार। जीवित जानवरों की सेल, यहां से शुरू वायरस का खेल। वेट मार्केट में एंट्री, चीन की वायरस फैक्ट्री। चीन में इस वक्त HMPV वायरस ने तबाही मचा रखी है। अस्पतालों से लेकर शमशान तक लोगों की भीड़ जुटी हुई है। मगर ऐसी ही भीड़ वहां के एक खास किस्म के बाजारों में भी है। वो हैं चीन के वेट लाइफ मार्केट। जिस बाजार की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे ही चीन में लाइव वेट मार्केट कहा जाता है। लाइव का मतलब है जीवित, यानी इस बाजार में जानवरों के मांस के अलावा जीवित जानवरों को भी बेचा जाता है। ताजा मांस, मछलियां, समुद्री जीव और जीवित जानवर इन बाजारों की पहचान है। इस तरह के बाजार चीन के अलग अलग शहरों में लगते हैं और बाजारों में भीड़ ऐसी कि मानो कोई सालाना सेल चल रही है। चीन में इस तरह के बाजार बहुत आम बात है, बल्कि यूं कहें कि ये वहां के पारंपरिक बाजार हैं। कई वर्षों से इसी तरह से लग रहे हैं। मगर इस तरह की मार्केट को लेकर चीन की सरकार कई बार सवालों के घेरे में आ चुकी है। वो इसलिए क्योंकि चीन के वेट मार्केट में जिन जीवित जानवरों को बेचा जाता है, उन्हें वहां बेचने से पहले बहुत बुरी हालत में रखा जाता है। इसके अलावा कई ऐसे जानवर भी वेट मार्केट में बिक्री के लिए लाए जाते हैं जिनको खरीदने या बेचने पर चीन में ही बैन है। इसके बावजूद चीन की सरकार की नाक के नीचे यह कारोबार खुलेआम चल रहा है। इसका नतीजा यह है कि अब चीन के इन बाजारों ने एक अलग पहचान बना ली है, संक्रमण और वायरस के अड्डे। या यूं कहें कि ये बाजार चीन में वायरस के संक्रमण की फैक्ट्री बन चुके हैं, तो अतिशयोक्ति ना ही होगी।
पहले एक नजर इस बाजार में बिकने वाले कुछ जीवित जानवरों पर डालिए। मछलियां जिन्हें बेचने से पहले गंदे पानी में रखा गया है, कछुए जो बहुत बुरी हालात में छोटे छोटे डिब्बों में कैद हैं, मेढक जिन्हें बहुत कम स्पेस वाली जगह में रखा गया है। इसके अलावा कुछ कुत्ते, बिल्ली, मुर्गियां, सांप, रैकून और न जाने कितने जानवरों को इस बाजार में बेचने के लिए लाया जाता है। इनमें कई जानवर ऐसे हैं जो किसी वायरस के संक्रमण में अहम भूमिका निभाते हैं। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के आधार पर दावा कर रहे हैं। 2021 में जब कोरोना अपने पीक पर था और पूरी दुनिया में लाखों लोग कोरोना की वजह से जान गंवा रहे थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड ने चीन के इन बाजारों पर रिसर्च की और एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट में चीन के मार्केट के बारे में जो जानकारियां सामने आई हैं, वो वाकई चौंकाने वाली हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड मैकडोनाल्ड ने अपनी रिपोर्ट में चीन के इन बाजारों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। उन्होंने बताया कि 2021 में चीन के इन बाजारों में 38 से ज्यादा प्रजातियों के करीब 50,000 जानवर बेचे जा रहे थे। इनमें 38 प्रजातियों में से 31 संरक्षित प्रजातियां थी, यानी उनकी फार्मिंग और खरीद फरोख्त पर बैन है, मगर फिर भी उन्हें वेट मार्केट में बेचा जा रहा था। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि उन बाजारों में जानवरों को बहुत ही बुरी परिस्थितियों में रखा गया था, जिससे इन बाजारों से संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ गया था। बाजार में जो जानवर बेचे जा रहे थे, उनमें कुछ ऐसे थे जो किसी खतरनाक वायरस के वाहक हो सकते हैं, यानी उन जानवरों के जरिए कोई घातक वायरस एक इलाके से दूसरे इलाके में आसानी से ट्रैवल कर सकता है। एक नहीं, सैकड़ों वायरस, सैकड़ों बैक्टीरिया इन वेट मार्केट में पल रहे हैं और वो संक्रमित होते रहते हैं, वहाँ से वायरस म्यूटेट भी करते रहते हैं। और ये बहुत एक खतरनाक टॉपिक था। कोविड के दौरान बहुत सी कोशिशें की गई थी कि इसको रोका जाए, तो ये मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि पूरी कोशिश की गई थी इसकी, लेकिन अभी तक ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता है कि वो मार्केट्स बंद हुए। चीन के ये बाजार सदियों से वहां के लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब ये उन्हीं लोगों के लिए खतरा बन चुके हैं। ऐसा खतरा जो किसी टाइम बम की तरह ब्लास्ट होने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इन मार्केट में दुकानदार से खरीदा जाने वाला जानवर किसी घातक वायरस को लोगों के घर तक पहुंचा रहा है। इसे जूनोटिक ट्रांसमिशन कहा जाता है, यानी किसी वायरस का एक जानवर से एक आदमी में संक्रमण होना। और ये बाजार भी अब सिर्फ जूनोटिक ट्रांसमिशन का केंद्र बनकर रह गए हैं। साल 2002 में जब पूरी दुनिया में सार्स वायरस ने अपना कहर बरपाया, तो उस वक्त भी अंदेशा जताया जा रहा था कि चीन की वेट मार्केट उस वायरस के फैलने का कारण बनी। फिर 2009 में H1N1 वायरस ने तबाही मचाई। उस वक्त भी चीन के वेट मार्केट सवालों के घेरे में आ गए। और सबसे ताजा घटना 2019 की है, जब पूरी दुनिया पर कोरोना महामारी ने कहर बरसाया, तो उस वक्त भी कई लोगों ने कहा कि यह वुहान के वेट मार्केट से फैला। हालांकि इसे लेकर आज तक बहस जारी है, मगर इन घटनाओं ने चीन के जानवरों वाले बाजारों को संदेह के घेरे में जरूर खड़ा कर दिया। भले ही चीन अपने वेट मार्केट को अपनी संस्कृति का हिस्सा मानता हो, मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी घातक वायरस के फैलने में इन बाजारों का बहुत बड़ा रोल है। 24 घंटे पहले जो 170 मौतों की खबर थी ऑनलाइन, वो गायब है। तो ये तो मॉनिटरिंग होती है इसकी कि हमारी कोई खबर बाहर ना जाए, और अगर चली भी गई तो वो फिर रहे ना। तो अभी हांगकांग में, ताइवान में और आसपास के कंट्रीज़ में ये संक्रमण ऑलरेडी जा चुका है, और भारत सरकार ने कड़े निर्देश दे दिए हैं कि जो भी चाइना की साइड से या इन कंट्रीज़ की साइड से आए उसकी स्क्रीनिंग की जाए। जब लगातार सवाल उठे तो चीन की सरकार ने सोचा कि लीपापोती के लिए कुछ कदम उठा लेते हैं। लिहाजा 2020 में चीन की सरकार ने एक नियम बनाया और इन बाजारों में जंगली जानवरों की बिक्री पर बैन लगा दिया। मगर चीन के लोग अपनी सरकार से 2 कदम आगे निकले और उन्होंने नियमों को दरकिनार करते हुए जंगली जानवरों को बेचने के नए तरीके खोज लिए। अब ये जानवर इन बाजारों में अलग अलग नामों से बेचे जाते हैं। इस वक्त चीन के तमाम शहरों में नए वायरस से हाहाकार मचा है। अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए जगह नहीं बची है और अंतिम संस्कार के लिए शमशान और कब्रिस्तान में लाइनें लगी हैं। इमरजेंसी जैसे हालात हो चुके हैं। जिनपिंग को समझना होगा कि अगर इन बाजारों पर रोक नहीं लगाई गई तो अगली महामारी का बीज
यहीं से पनपेगा। ये बाजार सिर्फ चीन ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। मगर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपनी ताकतवर इमेज का चोला उतारकर वहां की जनता के बारे में सोचना होगा, क्योंकि चीन से जो भी वायरस पैदा हुआ उसका सबसे ज्यादा खामियाजा चीन के लोगों ने ही भुगता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो देखा आपने कैसे चीन के पारंपरिक बाजार वहां वायरस के संक्रमण का सबसे बड़ा केंद्र बने हुए हैं। हालांकि इन बाजारों पर नकेल कस भी दी जाए तो शायद हालात ज्यादा नहीं सुधरेंगे, क्योंकि चीन में वायरस बनाने की असली फैक्ट्री है वहां की अलग अलग प्रयोगशालाएं। कोरोना के वक्त आपने वुहान लैब का नाम तो जरूर सुना होगा। ऐसी ना जाने कितनी लैब्स चीन में हैं और उनके अंदर क्या खतरनाक प्रयोग हो रहे हैं ये कोई नहीं जानता। मगर TV9 भारतवर्ष पर अब हम आपको जिनपिंग की वायरस वाली प्रयोगशालाओं का कच्चा चिट्ठा बताएंगे। हमारी ये रिपोर्ट चीन को पूरी तरह बेनकाब कर देगी। जिनपिंग की प्रयोगशाला, एक्सपेरिमेंट वायरस वाला। वायरस पैदा करने वाली चीन की सीक्रेट लैब। जिनपिंग का विजन क्या जैविक हथियार है मिशन? चीन में इस वक्त ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस ने आतंक फैला रखा है। सैकड़ों लोग इस वायरस की वजह से जान गंवा चुके हैं और हजारों इसकी चपेट में आ चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि चीन की जनता त्राहिमाम कर रही है। कुछ ऐसे ही हालात चीन में 2019 में भी बने थे, जब कोरोना वायरस ने वहां के लोगों की सांसों पर पहरा लगा दिया था। ऐसा पहरा कि जिसने भी खुली हवा में सांस ली वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। वो कोरोना वायरस कहां से पैदा हुआ, कैसे फैला, इस पर आज तक बहस चल रही है। कई सारी थ्योरी है जिनके समर्थन में अलग अलग तर्क दिए जाते हैं, मगर जिस थ्योरी को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बल मिला वो है चीन की वुहान लैब वाली थ्योरी। उस थ्योरी में यह बात सामने आई है कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से निकला था। यह वही लैब है जहां चीन कई तरह के खतरनाक प्रयोग करता है और यहां काम करने वाले वैज्ञानिकों को अपना मुंह बंद रखने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं और मोटी सैलरी दी जाती है। इसलिए वुहान लैब में प्रयोग करने वाले ज्यादातर वैज्ञानिक इस मसले पर खामोश रहे। मगर चीन से एक चूक हो गई थी, वो ये कि वुहान की जिस लैब से कोरोना वायरस के फैलने की बात कही जाती है वहां एंड्रयू हॉफ नाम के एक अमेरिकी साइंटिस्ट भी काम करते थे। कोरोना के फैलने से पहले एंड्रयू चीन से निकल गए थे और उसके बाद उन्होंने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में एंड्रयू ने दावा किया था कि कोरोना एक मानव निर्मित वायरस था जो वुहान की लैब से लीक हुआ था। इस पूरे मसले पर एंड्रयू ने एक किताब भी लिखी जिसका टाइटल है द ट्रुथ अबाउट वुहान। इस किताब में वुहान लैब के वो चौंकाने वाले रहस्य हैं जिन्हें पढ़कर कोई भी सन्न रह जाएगा। एंड्रयू ने अपनी किताब में दावा किया कि चीन की सरकार ने वुहान लैब में कोरोना वायरस की रिसर्च के लिए बड़े पैमाने पर पैसा खर्च किया, लेकिन वहां के सुरक्षा प्रोटोकॉल में खामियों की वजह से वो वायरस लैब से लीक हो गया। फिर उसके बाद जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने भुगता। कोरोना की वजह से पूरे विश्व में करीब 1.25 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई और 70 करोड़ से ज्यादा लोग इस वायरस के संक्रमण की चपेट में आए। एंड्रयू हॉफ के इस दावे के बाद पूरी दुनिया में वुहान लैब की जांच की मांग तेज हो गई, मगर चीन किसी न किसी बहाने से जांच को टालने की कोशिश करता रहा।
ऐसा करने से ये बात और भी पुख्ता हो गई कि कहीं चीन अपनी लैब में किसी घातक वायरस को बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। इस बीच अमेरिकी इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट में चीन के झूठ से भी अब पर्दा उठाने का काम हुआ है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना महामारी फैलने से ही कुछ हफ्ते पहले नवंबर 2019 में वुहान लैब में काम करने वाले 3 वैज्ञानिकों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और दावा तो यह भी कि ये वैज्ञानिक कोरोना वायरस वाले प्रयोग से जुड़े। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद भी चीन किसी तरह मामले को दबाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा तो उसने इस वायरस के बारे में WHO को जानकारी दी। हालांकि इस जानकारी में कई बातें वो छिपा गया। वुहान लैब के बारे में जो बातें चीन ने नहीं बताई वो हम आपको बताते हैं। दरअसल चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब में कई तरह के खतरनाक प्रयोग होते हैं। वहां काम करने वाले वैज्ञानिकों को कड़ी सुरक्षा प्रदान की जाती है और मोटी सैलरी दी जाती है। worldsalaries.com के मुताबिक वुहान लैब में काम करने वाले एक वैज्ञानिक को एक साल में औसतन 8,60,000 युआन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 1 करोड़ रुपए सैलरी दी जाती है। इसके अलावा वहां काम करने वाले वैज्ञानिकों को हर वो सुविधा दी जाती है जिससे वो अपनी जिंदगी बड़े आराम से जी सके। लेकिन इन वैज्ञानिकों की जिंदगी का यह आराम बाकी लोगों की जान पर भारी पड़ जाता है। एक बड़ा सच ये भी है कि पूरे चीन में वुहान जैसी कई लैब हैं और उन प्रयोगशालाओं में किस तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं ये कोई नहीं जानता। चीन की इन लैब्स को लेकर इस तरह के संगीन दावे भी किए जा चुके हैं कि वो अपनी प्रयोगशालाओं में अलग अलग वायरस पर लगातार परीक्षण कर रहा है ताकि इन वायरस को वेपनाइज किया जा सके, जिसका मतलब है कि किसी वायरस को जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल करने लायक बनाया जा सके। WHO की टीम गई थी, मुआयना किया था, पता नहीं उनकी भी क्या क्या रुकावटें आई थी, उनके रास्ते में भी पानी वानी हो गया था, उस शहर में वुहान फ्लडेड हो गया था, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो ये हम इसके बारे में ज़्यादा बोलते नहीं हैं। बहुत सारी बातें हुई थी मीडिया में और लोगों ने खुल के बोली थी ये बात कि ये गड़बड़ है। चीन की इन प्रयोगशालाओं को लेकर लगातार सवाल उठते हैं। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। पहला कारण है कि चीन की लैब्स पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं है और न ही कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था उनकी निगरानी करती है। कोरोना महामारी के बाद ये बहुत जरूरी है कि चीन की तमाम प्रयोगशालाओं में होने वाले एक्सपेरिमेंट्स पर नजर रखी जाए। दूसरा ये कि जैविक हथियार को लेकर दुनिया के तमाम देश चिंता जता चुके हैं। ऐसे में अगर चीन पर जैविक हथियार बनाने की कोशिशों के आरोप सही साबित हुए तो पूरी दुनिया पर बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। चीन की चालबाजी किसी से छिपी नहीं है। अपने दुश्मनों के खात्मे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए वहां की प्रयोगशालाओं में जैविक हथियार बनाने की थ्योरी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि जिस जैविक हथियार शब्द का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, आखिर उसका मतलब क्या होता है। अगर सरल भाषा में कहें तो ऐसे हथियार जिन्हें बनाने में किसी विस्फोटक का नहीं बल्कि कई तरह के वायरस, बैक्टीरिया और फंगस का इस्तेमाल किया जाता है। जहरीले और जानलेवा तत्वों से बनाए गए इन हथियारों के हमले से लोग गंभीर रूप से बीमार होने लगते हैं। कुछ लोगों के शरीर पर इसका बहुत भयानक असर होता है और कुछ लोग दम तोड़ देते हैं। कई मामलों में लोग दिव्यांग हो जाते हैं, जबकि कुछ केस में जैविक हमलों के बाद लोग मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। जैविक हथियार बहुत कम समय में एक बड़े इलाके में तबाही मचा सकते हैं। कोरोना काल के बाद चीन पर भी इसी तरह के जैविक हथियार बनाने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि चीन ने हर बार जैविक हथियारों की बात को नकारा है, मगर 5 साल बाद वहां एक नए वायरस की दस्तक ने इस बात को फिर से हवा दे दी कि क्या जिनपिंग के इशारे पर चीन के वैज्ञानिक उसी पुराने मिशन में जुटे हैं जो कोरोना के वक्त अधूरा रह गया था। क्या चीन के तमाम शहरों में वैज्ञानिक प्रयोगों के नाम पर खोली गई प्रयोगशालाओं में ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जो पूरी मानव जाति के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। फिलहाल खतरा चीन पर मंडरा रहा है।
जिनपिंग की प्रजा एक नए वायरस का कहर झेल रही है और चीन की सरकार इस बार भी चुपचाप तमाशा देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की करते हैं, जो इन दिनों टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क के निशाने पर आ गए हैं। एलॉन मस्क एक मुहिम के तहत कीर स्टारमर का इस्तीफा मांग रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका में बैठे एलॉन मस्क ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के पीछे क्यों पड़ गए? तो इसके पीछे ब्रिटेन में 1400 मासूम बच्चियों के साथ वो खौफनाक अपराध है जिसका आरोप एक पाकिस्तानी गैंग पर लगा है। टेस्ला चीफ ने ब्रिटेन के किंग से ब्रिटेन की संसद तक को भंग कर देने की अपील कर डाली है। आखिर 20 जनवरी को ट्रंप की शपथ से पहले एलॉन मस्क ब्रिटेन के खिलाफ कौन सा दाव चल रहे हैं और मासूम बच्चियों से अपराध के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को क्यों कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, इस खास रिपोर्ट से समझिए। ब्रिटेन के इतिहास में मासूम बच्चियों से हुई यौन शोषण की सबसे बड़ी घटना अब इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है। जिन 1400 मासूम बच्चियों पर जुल्म सितम को लेकर कभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने आवाज उठाई थी, आज वही कीर स्टारमर कटघरे में हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां कीर स्टारमर से जवाब मांग रही हैं। आखिर उन 1400 बच्चियों के इंसाफ का क्या हुआ जिन पर पाकिस्तानी गैंग ने सैकड़ों जुल्म ढाए थे? ये पूरी टाइमलाइन समझिए, क्योंकि ब्रिटेन में ऐतिहासिक गैंग रेप का मामला टॉप पर ट्रेंड कर रहा है। 1997 से 2013 के बीच रॉदरहैम स्कैंडल फिर सुर्खियों में आ गया है। इस स्कैंडल को ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। 2022 में एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें बताया गया 1400 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप हुआ। आरोपियों में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मूल के लोग थे। लड़कियों को एक संगठित गैंग ने बहला फुसला कर शिकार बनाया और उनकी तस्करी कर दी गई थी। हाल ही में विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने यौन शोषण कांड की जांच की मांग की थी, लेकिन लेबर पार्टी की सरकार ने इससे इनकार कर दिया। इससे दुनिया की कई बड़ी हस्तियों ने सीधे ब्रिटिश प्रधानमंत्री से जवाब मांगा है। और जो शख्स ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से सबसे ज्यादा सवाल कर रहे हैं वो है टेस्ला के मालिक और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी इलॉन मस्क। इलॉन मस्क ने पिछले कई दिनों से एक मुहिम की तरह इस मुद्दे को उठाया है। इलॉन मस्क लगातार एक के बाद एक पोस्ट कर सीधे ब्रिटिश प्रधानमंत्री से जवाब मांग रही है। यहां तक कि उन्होंने ब्रिटेन के किंग से ब्रिटेन की संसद तक भंग कर देने की मांग कर दी है। इलॉन मस्क ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, स्टारमर 2008 से 2013 तक क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस यानी सीपीएस के प्रमुख रहते हुए ब्रिटेन के बलात्कार वाले केस में सहभागी थे। जब रेप गैंग्स न्याय का सामना किए बिना युवा लड़कियों को शिकार बना रहे थे, उस समय सीपीएस का प्रमुख कौन था? ब्रिटेन के इतिहास में सबसे बड़े क्राइम पे उनके मिलीभगत के लिए उन्हीं आरोपों का सामना करना चाहिए। ब्रिटेन के किंग को संसद भंग कर देना चाहिए। सिर्फ इलॉन मस्क ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन की पूर्व पीएम लिज ट्रस और मशहूर लेखिका जेके रोलिंग ने भी सवाल उठाए हैं। लिज ट्रस ने कहा, 11 साल की छोटी बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार के भयावह मामले हमारे देश को शर्मसार करते हैं। न केवल अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, बल्कि उन अपराधियों को भी सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने नस्लीय तनाव को ना भड़काने के नाम पर आंखें बंद कर ली। इसके अलावा जेके रोलिंग ने कहा, रेप गैंग्स ने रॉदरहैम में लड़कियों के साथ जो किया उसके बारे में जो विवरण सामने आ रहे हैं वे बिल्कुल भयानक है। मामले में संभावित पुलिस भ्रष्टाचार के आरोप लगभग अविश्वसनीय हैं। ब्रिटेन की सरकार इसलिए भी कटघरे में है क्योंकि उन्हीं की मंत्री जो विपक्ष में थी वो इस कांड की जांच के लिए ऋषि सुनक से इंसाफ की मांग कर रही थी, और अब जब वो सरकार में है तब उन्होंने इस केस की जांच के लिए नेशनल इंक्वायरी से इनकार कर दिया है। ये है ब्रिटेन की सुरक्षा मंत्री जेस फिलिप्स। जब वो विपक्ष में थी तब सुनिए उन्होंने क्या कहा था। लेकिन अब जेस फिलिप्स के पास ताकत है, वो ब्रिटेन के होम डिपार्टमेंट के बड़ी मंत्री हैं, लेकिन अब उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि बच्चों के साथ हुए यौन शोषण मामले की जांच के लिए नेशनल इंक्वायरी की जरूरत नहीं है।
लेकिन सवाल उठता है, आखिर ये ग्रूमिंग गैंग क्या है और क्यों इलॉन मस्क से लेकर ट्रंप तक इस गैंग पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। इसे समझने के लिए फ्लैशबैक में जाना होगा। साल 2007, हडर्सफील्ड सिटी, पश्चिम यॉर्कशायर। ब्रिटेन के खोजी पत्रकारों को उनके सूत्रों ने पहली बार बताया कि इलाके में एक ऐसा गैंग सक्रिय है जो नाबालिग लड़कियों और लड़कों को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसा रहा है। आशंका यही जताई जा रही थी कि यह गैंग बच्चों का यौन शोषण करता है और शायद कुछ बच्चों को बेचा भी जा रहा है। साल 2010 आते आते ब्रिटिश पुलिस को भी इस गैंग के बारे में सुराग मिलने लगे। कोई शिकायत करने वाला सामने नहीं था, इसलिए गुपचुप जांच की गई। पता चला इस गैंग में ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के लोग हैं जो बच्चों को पहले फुसलाकर उनका भरोसा जीतते हैं और फिर शुरू होता है यौन शोषण का ऐसा दुष्चक्र जिसे बच्चे समझ नहीं पाते। ब्रिटिश मीडिया ने शातिर शैतानों के इस गैंग को नाम दिया ग्रूमिंग गैंग। तारीख 19 अगस्त 2014, रक्का, सीरिया। सीरिया में इस्लामिक स्टेट का एक आतंकी हाथ में छुरा लिए अमेरिकी पत्रकार जेम्स फोली की गर्दन रेतने के लिए तैयार था। इस आतंकी का नाम था जिहादी जॉन। इस्लामिक स्टेट के सरगना अबू बकर अल बगदादी के इशारे पर सीरिया में विदेशियों को बेरहमी से कत्ल करने की जिम्मेदारी जिहादी जॉन की ही थी। जिसकी असल पहचान सामने आई तो ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स का बेहद खौफनाक चेहरा बेनकाब हो गया। तारीख 12 नवंबर 2015, जगह रक्का, सीरिया। $10 लाख अमेरिकी डॉलर के इनामी जिहादी जॉन के मारे जाने के बाद पता चला कि वो कुवैत मूल का ब्रिटिश नागरिक मोहम्मद इम्बाजी था, जो नॉर्थ लंदन के स्कूल में पढ़ाई के दौरान ग्रूमिंग गैंग के संपर्क में आया। धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश का ऐसा असर हुआ कि 15 साल की उम्र में वो इंटरनेट के जरिए इस्लामिक स्टेट से जुड़ गया। 21 साल की उम्र में वो नौकरी करने के लिए कुवैत गया और वहीं से उसने इस्लामिक स्टेट की राह पकड़ ली। जिहादी जॉन का काला चिट्ठा खुलने के बाद ब्रिटेन की पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने ग्रूमिंग गैंग्स की नकेल कसनी शुरू कर दी। तारीख मार्च 2017, हडर्सफील्ड, पश्चिम यॉर्कशायर। ऑपरेशन टेंडरसी ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ ब्रिटेन के खुफिया अभियान का यही नाम था, जिसमें लगभग 4 दर्जन आरोपियों को पकड़ा गया। ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के नागरिक थे, जिनकी मदद 15 महिलाएं भी कर रही थीं। पता चला कि ब्रिटेन का एक ग्रूमिंग गैंग साल 2004 से ही नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और उनकी ट्रैफिकिंग कर रहा था। इंग्लैंड, खासकर लंदन में मुस्लिम समुदाय की बड़ी आबादी है, जो चुनाव में कई सीटों पर उलटफेर करने का दम रखती है। ग्रूमिंग गैंग के आरोपी ज्यादातर मुसलमान ही थे, इसीलिए ब्रिटेन में इस पर राजनीति शुरू हो गई। इस बीच ग्रूमिंग गैंग्स की शिकार महिलाएं खुलकर सामने आने लगी, तो पता चला ऐसे गैंग्स ब्रिटेन में कम से कम 1000 नाबालिग बच्चों को अपना शिकार बना चुका है। आखिरकार तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को 2 टूक फैसला लेना पड़ा। ग्रूमिंग गैंग्स यानी प्यार में फंसाकर मासूमों की जिंदगी जहन्नुम बनाने वालों के बारे में प्रधानमंत्री सुनक ने तब क्या कहा, सुनिए। ब्रिटेन में हर धर्म के लोग इस फैसले पर सहमत हैं, जबकि वहां भी ठीक ठाक नहीं पता कि ग्रूमिंग गैंग्स ने कितने बच्चों का यौन शोषण किया और कितने बच्चों को आतंक की आग में झोंक दिया। लोगों के लिए इतना सच ही काफी है कि ऐसे गिरोह ब्रिटेन और पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। इसीलिए दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर दबाव बना रही हैं कि वो ग्रूमिंग गैंग के वैश्यों के खिलाफ एक्शन लें और मासूम बच्चियों को इंसाफ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आपने ब्रिटेन में मासूम बच्चियों से रेप के आरोपी पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग की पूरी जानकारी तो हासिल कर ली, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर एलॉन मस्क ब्रिटिश पीएम को कटघरे में खड़ा कर कौन सा दाव चल रहे हैं? ट्रंप की शपथ से पहले यूरोप को लेकर ट्रंप का ये कौन सा एजेंडा है जिसकी कमान एलॉन मस्क ने संभाली हुई है? आखिर एलॉन मस्क क्यों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के दुश्मन बन गए हैं? ये सिर्फ 1400 मासूम बच्चियों के इंसाफ का सवाल है या फिर ट्रंप 2.0 का कोई एजेंडा? इस रिपोर्ट से समझिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
कीर स्टारमर के पीछे क्यों पड़े इलॉन मस्क? क्या इलॉन मस्क ब्रिटेन में तख्ता पलट करना चाहते हैं? अमेरिका में बैठे इलॉन मस्क ब्रिटेन में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? ट्रंप कैबिनेट में शामिल मस्क क्या ब्रिटेन में कोई एजेंडा चला रहे हैं? दुनिया भर के सोशल मीडिया में ये सवाल इन दिनों करंट की तरह फैल रहे हैं। इसकी वजह है इलॉन मस्क की एक्स पर की गई ये पोस्ट। इलॉन मस्क ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और ग्रूमिंग गैंग से जुड़े करीब 50 से ज्यादा पोस्ट पिछले हफ्ते की हैं, जबकि सिर्फ 24 घंटे के अंदर 40 बार ब्रिटेन में बच्चियों से रेप का मुद्दा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उठाया है, जिसके वो खुद मालिक हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि 20 जनवरी को ट्रंप के ताजपोशी से ठीक पहले इलॉन मस्क इतना एक्टिव क्यों हो गए हैं? दरअसल ट्रंप की शपथ से पहले इलॉन मस्क यूरोपियन पॉलिटिक्स में दक्षिणपंथी नेताओं के करीब आ रहे हैं। वो यूरोप की राजनीति में राइट विंग के लीडर्स को लाना चाहते हैं। वो लगातार यूरोपियन यूनियन की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। और यूरोप में नेटो का तीसरा सबसे अहम पार्टनर है ब्रिटेन, लेकिन वहां ट्रंप के नाम से ही बेचैनी बढ़ी हुई है। कहा जाता है कि ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के संबंध ठीक नहीं है। ऐसे में ब्रिटेन में डोनाल्ड ट्रंप को अपना ट्रंप कार्ड मिल गया है। नाम है नाइजल फराज। तारीख 4 नवंबर 2024, जगह पेंसिल्वेनिया, अमेरिका। ट्रंप ने अपने समर्थकों से जिस शख्स का परिचय कराया वो नाइजल फराज ब्रिटेन में कट्टरपंथी पार्टी रिफॉर्म यूके के नेता हैं। 5 सांसदों वाली पार्टी के नेता जो राष्ट्रपति ट्रंप के दूत बनकर ब्रिटेन की संसद में पहुंचे। उन्होंने आगाह किया कि ट्रंप ब्रिटेन की मौजूदा सरकार से खुश नहीं है। ब्रिटेन की राजनीति में इस खबर ने बवाल मचा दिया है कि ट्रंप के महल में नाइजल फराज की मुलाकात इलॉन मस्क से हुई और इलॉन मस्क ब्रिटेन की राजनीति में उथल पुथल मचाने के लिए फराज की रिफॉर्म यूके पार्टी को मोटा पैसा देने वाले हैं। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रंप आने वाले वक्त में ब्रिटेन में कीर स्टारमर की जगह नाइजल फराज को देखना चाहते हैं। ट्रंप ऐसा ही कुछ जर्मनी में भी चाहते हैं। पिछले हफ्ते जर्मनी की सरकार ने आरोप लगाया था कि इलॉन मस्क दक्षिणपंथी पार्टी एएफडी को सपोर्ट कर फरवरी में होने वाले चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, पिछले कुछ दिनों में इलॉन मस्क और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकातों की तस्वीरों ने भी सुर्खियां बटोरी हैं। इस वक्त भी जॉर्जिया मेलोनी अमेरिका पहुंची हैं। ट्रंप की शपथ से पहले ट्रंप के मार-ए-लागो क्लब में मेलोनी की मुलाकात इलॉन मस्क और ट्रंप से हुई। जॉर्जिया मेलोनी भी दक्षिणपंथी पार्टी के नेता हैं और इलॉन मस्क से लगातार मुलाकातों का सिलसिला ट्रंप और मस्क के उसी दक्षिणपंथी मॉडल को बढ़ावा देने का ही हिस्सा है। यही वजह है कि इलॉन मस्क इन दिनों ब्रिटेन में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं और ग्रूमिंग गैंग्स का मुद्दा ट्रंप और मस्क के लिए सही वक्त पर ऐसा ट्रंप कार्ड साबित हो रहा है जो आने वाले वक्त में कीर स्टारमर की सरकार भी गिरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।